बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपके चैप्टर 9 का थ्योरम 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले 5 थ्योरम प्रूफ करवाना चाहता हूँ। वो 5 थ्योरम आपकी बुक में तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़रूर है आपकी बुक के अंदर। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हों कि आप सिर्फ़ ख़यालों पे चल रहे हो कि हाँ भाई ये भी कोई थ्योरम है और ये प्रूव होगा इसका। तो आसान से प्रूफ है इनके, वो हम यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। आपकी थ्योरम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस तरह से आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ भाई ये बाकायदा प्रूफ थ्योरम है, हमने खुद इसको सीखा है। तो आप उसको आसानी से तमाम चैप्टर्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी थ्योरम्स में, एक्सरसाइजेज में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला थ्योरम है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम। ये थ्योरम का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम। ये क्या चीज़ है ये आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। एग्जाम में जो चीज़ आपके पास आएगी वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, इसी से ही आपको डायग्राम बनानी होगी, इसी से ही आपको गिवन और टू प्रूव निकालना होगा। और अगर कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग आप डाल देंगे। देन लास्ट में आप प्रूफ की हेडिंग डाल के प्रूफ टेबल में प्रूफ कर देंगे थ्योरम को। और थ्योरम के एंड में क्यू ई डी लिखते हैं हम, क्वाड्रेट डेमोस्ट्रेंडम। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर हमने अपने थ्योरम को प्रूफ कर दिया है जो हमें प्रूफ करना था। ओके। अच्छा, अब इस थ्योरम को समझने के लिए आपके जो मेन स्टेप्स हैं वो टोटल ये 3 स्टेप्स हैं। इसमें भी जो तीसरा स्टेप है वो एक मैथ की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, बहुत आसान सी है, ये कई थ्योरम्स में इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा तो आप उसको आगे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये हम थ्योरम सीखते हुए ही समझ लेंगे। जो आपका स्टेप नंबर 1 और 2 है, इनके रीजंस देखें, बिल्कुल सेम रीजंस आपको नजर आ रहे होंगे, सब कुछ सेम लिखा हुआ है सिवाय इन रेस की मालूमात के। सो इट मीन्स कि इस थ्योरम को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न समझना है। अगर आपने एक रीज़न ये समझ लिया तो फिर आपको ये थ्योरम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सारा ध्यान हमने इसी पे देना है, हमारा पूरा थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली तमाम वीडियोज़ इस यूनिट की आपने देखी होंगी, ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आए। और जो नई चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, अभी बता देता हूँ थोड़ी देर। तो चलिए फिर इस रीज़न को हम समझ लेते हैं। मैंने एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट में आपको समझा दिया है कि एंगल किसे कहते हैं। दो आर्म्स के दरमियान जितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है, जितनी दूरी होती है, उसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है। इन दोनों रेस के दरमियान जो एंगल है वो ये है। अब वो कितना भी हो सकता है, मैं अभी उसको मेजर नहीं कर रहा हूँ। यानी ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है ज्योमेट्रिक एंगल की, इसका मतलब ये है कि ये इस रेस से कनेक्टेड है और ये इस रेस से कनेक्टेड है। तो इन दोनों रेस से ये कनेक्टेड है, ये दो आर्म या दो साइड्स हैं एंगल की। ये ओ इसका वर्टेक्स है। तो इन दोनों रेस के दरमियान कितनी दूरी है, इसको हम एंगल कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रेस के दरमियान एक और रे में बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रे बना दी है। यहाँ पे मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ ताकि मैं नाम भी दे सकूँ आसानी के साथ। इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ और ये जो एक और रे मैंने तीसरी बनाई है इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। अब अगर आप ओ ए और ओ सी के दरमियान देखें, इन दोनों की अमाउंट ऑफ रोटेशन देखें, तो ये एंगल बनता है, इसको मैं एंगल 1 का नाम देता हूँ। इसी तरह से ओ सी और ओ बी के दरमियान अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन देखते हैं तो ये एंगल बनेगा। इस एंगल को हम एंगल 2 का नाम दे देते हैं। अब हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को मैं एक साथ देख रहा हूँ। ठीक है, इनमें मैं चीज़ों को कुछ नाम देना चाहता हूँ। देखें, एंगल 1 और एंगल 2 में अगर आप देखें, अब ये जो आर्म ओ सी है, ये देखें, इस पर ज़रा गौर करें। इन दोनों एंगल्स में, एंगल 1 और एंगल 2 में, ये कॉमन आर्म है, दोनों एंगल के लिए एक ही आर्म है, कॉमन है ये। तो ओ सी को मैं यही नाम दे देता हूँ, कॉमन आर्म। ओ सी कॉमन आर्म है। इसी तरह से जो ओ ए और ओ बी है, इन दोनों एंगल्स में ये दोनों नॉन कॉमन आर्म कहलाएंगे क्योंकि कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर मैं इनको यही नाम दे देता हूँ, नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये ओ ए ओ बी नॉन कॉमन आर्म्स है। यानी दो नॉन कॉमन आर्म्स हो गए और एक कॉमन आर्म हो गया ओ सी। अब इन दोनों एंगल्स को मैं नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉमन आर्म से बन रहे हैं ना, तो साथ साथ बने हुए हैं। देखें, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर बराबर में पड़ोसी एंगल है, एक दूसरे के कॉमन आर्म से बनने वाले एंगल पड़ोसी एंगल होते हैं। तो इसमें जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, एडजेसेंट। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो यही हम इसको नाम दे देते हैं कि ये दोनों एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, बराबर बराबर में हैं, एक दूसरे के पड़ोसी एंगल्स हैं। तो कैसे पहचान होगी कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसकी डेफिनेशन बनेगी, कॉमन आर्म से बनने वाले एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी एंगल्स होते हैं। तो देखिए, जो वर्डिंग्स अभी तक हमने सीख ली है, नॉन कॉमन आर्म्स, एडजेसेंट एंगल्स, ये यहाँ पर आपकी इस रीजन में इस्तेमाल हुई है। तो कहाँ तक हमने सीख लिया,
नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए ओ बी, ठीक है, ये आ गए ना नॉन कॉमन आर्म्स जो है ओ ए ओ बी। तो नॉन कॉमन आर्म्स की बात हो रही है तो यकीनन एडजेसेंट एंगल के हवाले से बात हो रही है ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स के ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। आगे मजीद भी बात लिखी हुई है, इसको हम समझ लेते हैं कि इनसे क्या मकसद है। लेकिन इससे पहले मैं एक पोस्टुलेट आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके एसएमएसडी एग्जाम्स में है, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ये एक पोस्टुलेट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये पोस्टुलेट हमें दो एडजेसेंट एंगल्स ऐड करने की, प्लस करने की इजाज़त देता है, ठीक है। यानी ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनको हम प्लस कर सकते हैं एंगल एडिशन पोस्टुलेट के तहत, और इन दोनों का प्लस बराबर होगा टोटल एंगल के। देखें ये टोटल एंगल है, ओ ए और ओ बी आर्म्स के दरमियान जो बन रहा है, ये दो छोटे एंगल्स के प्लस के बराबर है। ओके, अगर इस टोटल एंगल को मैं नाम दे सकता हूँ ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसको नाम दे रहा हूँ एंगल ओ। तो एंगल एडिशन पोस्टुलेट हमें इजाज़त दे रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स को हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम मज़ीद आगे बात सीखते हैं ताकि हम ये पूरा स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ सकें और इस थ्योरम को प्रूव भी कर सकें। देखें सबसे पहले मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये लाइन हमें नज़र आ रही है, इस पे मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, ओ, ए और बी। अब इन 3 पॉइंट्स के दरमियान मैं कह रहा हूँ कोलिनियर रेज़। अगर आपको पहली वीडियो याद है जो पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, जहाँ पे मैंने सब कुछ आपको बताया था कि कोलिनियर पॉइंट्स भी होते हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे हैं ए ओ बी। इसी तरह से कोलिनियर रेज़ भी होंगी, इन्हीं में हमने रेज़ भी देखनी है, ठीक है। अगर एक रे ओ ए में सोच रहा हूँ तो इसके ऊपर करके बना देता हूँ, आपने लाइन के ऊपर ही इसको सोचना है, ठीक है। ये रे ओ ए हो गई है, ठीक है, ओ के नीचे ये पॉइंट मौजूद है, ए के नीचे ये पॉइंट मौजूद है, तो मैंने ऊपर करके लाइन के बना दी। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट सी भी ले लेता हूँ तो देखें ये जो रे ओ ए और रे सी बी है, ये दोनों कोलिनियर रेस कहलाएंगी क्योंकि इनको लाइन के ऊपर ही आपने सोचना है। एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, ये दोनों कोलिनियर रेज हैं। बट ये दोनों अपोजिट रेज नहीं कहलाएंगे। अपोजिट रेज से क्या मकसद है हमारा? अपोजिट रेज वो कोलिनियर रेज होती हैं जिनके एंड पॉइंट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। देखें इन दोनों रेस के अभी एंड पॉइंट अलग अलग हैं, एक का एंड पॉइंट ओ है, दूसरी रे का एंड पॉइंट सी है, कोलिनियर तो हैं बट ये दोनों रेज अपोजिट रेज, मुखालिफ रेज नहीं कहलाएंगी। यानी हमने सीखना है अपोजिट रेज के बारे में, जिसका हमारा इस स्टेटमेंट में काम है। अगर मैं सोचूं दो रेज इस तरह से ओ ए और दूसरी रेज सोचूं ओ बी, ठीक है। अब इन दोनों रेज का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है और दोनों रेज एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ रही हैं। यानी अब ये दोनों रेज कोलिनियर तो हैं ही हैं बट ये अपोजिट रेज हैं, एक दूसरे की मुखालिफ सिम्त में हैं और इनका एंड पॉइंट कॉमन है, एक ही एंड पॉइंट है, तो ये दोनों अपोजिट रेज कहलाएंगी, ठीक है। तो होप कि आपको अपोजिट रेज अब बात समझ आ गई होगी कि ओ ए और ओ बी दोनों अपोजिट रेज हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे एक और रे बनाता हूँ ओ सी। यहाँ पे ये बन जाएगा एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 2, ठीक है। दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ओ ए और ओ बी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ओ सी कॉमन आर्म है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपने रीजन को दोबारा से। लिखा है नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए ओ बी, तो देख लें ये ओ ए और ओ बी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। जब नॉन कॉमन आर्म की या कॉमन आर्म की बात होगी तो यकीनन एडजेसेंट एंगल का तस्करा आएगा। वही बात आगे लिखी हुई है, ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं इन दो एडजेसेंट एंगल्स के आर कोलिनियर, कोलिनियर हैं। कोलिनियर तो हैं ही हैं, साथ में ये दोनों क्या है, ओपोजिट रेज हैं। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म असल में ओपोजिट रेज हैं कोलिनियर होने के साथ साथ। कैसे पता मुझे ओपोजिट रेज हैं? यहाँ देखें ये दोनों नॉन कॉमन आर्म में ओ ए, ओ एंड पॉइंट है ओ ए आर्म का, ओ बी का भी ओ ही एंड पॉइंट है, तो दोनों में एंड पॉइंट भी कॉमन है। कोलिनियर तो है बट ये दोनों ओपोजिट रेज हैं, दोनों का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट रेज हैं। ओके, तो हमें यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमारे पास एक और पोस्टुलेट है, वो कहलाता है सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ये भी एक पोस्टुलेट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इस पोस्टुलेट के तहत आप कोई से भी दो एंगल ऐड कर सकते हैं। आप कोई से भी दो एंगल अगर ऐड करते हैं और उन दोनों का प्लस 180 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट नहीं भी हो सकते, लेकिन शर्त क्या है, दो एंगल का प्लस 180 डिग्री आना चाहिए। अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट, जो कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सप्लीमेंट पोस्टुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझने लायक ये है कि यहाँ पे ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के, असल में ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज हैं, ये कोलिनियर हैं।
जब भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपने ये एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट में देखा था कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के हिसाब से तो हम 180 डिग्री नहीं ले सकते थे, लेकिन हम दो एंगल का प्लस जरूर 180 डिग्री ले सकते हैं। एक एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकता, बट दो एंगल का प्लस 180 डिग्री हो सकता है। सो हमें मालूम है कि ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं एंगल 1 और एंगल 2 के, ये दोनों कोलिनियर हैं, अपोजिट रेज हैं, और जब भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा तो लाजमी वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने यही काम किया है यहाँ पर, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। तो होप कि आपको ये पहला रीजन समझ आ गया होगा कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए ओ बी, जो नॉन कॉमन आर्म्स है ओ ए ओ बी ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के आर कोलिनियर। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स असल में कोलिनियर हैं, अपोजिट रेज हैं, और अगर ये कोलिनियर होंगे तो लाजमी इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो हमारी जो प्री रिक्विजिट्स थी, प्री रिक्वायरमेंट्स थी इस थ्योरम को समझने के लिए, वो आप सारी समझ चुके हैं। अब हम थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, वंस अगेन थ्योरम का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम। तो आपको जो एग्जाम में चीज दी जाती है, ये थ्योरम आपके एग्जाम में नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपको जो एग्जाम में चीज दी जाती है वो थ्योरम का ये स्टेटमेंट दिया जाता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। और थ्योरम के स्टेटमेंट में से आपने गिवन और टू प्रूव निकालना होता है। इफ और देन से निकालेंगे या इफ और टू प्रूव से निकालेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया है। तो देखेंगे लिखा हुआ है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइंस हमें दे रहा है और कह रहा है कि दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि दो लाइंस किस किस तरह से हो सकती हैं, या तो पैरेलल हो सकती हैं, या इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। सो यहाँ पे इस सिचुएशन में दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो इफ के साथ दे रहा है, इट मीन्स कि ये गिवन का पार्ट है। तो हमें दो लाइंस दे रहा है कि इस तरह से मौजूद है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम दो लाइंस इसी हिसाब से डायग्राम हम खुद बनाएंगे। दो लाइंस मैंने ली हैं, एक लाइन ए बी है, इन दोनों पॉइंट से मैंने नाम दिया है इस रेड कलर की लाइन को ए बी। दूसरी लाइन भी लेनी है मैंने, तो ये दूसरी लाइन मैंने ले ली है यहाँ पर पी क्यू, जो ब्लू कलर की आपको पूरी लाइन नजर आ रही है, ये रहा लाइन का नाम। ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को मैं नाम ओ दे देता हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इसका, पॉइंट ओ। तो गिवन में जो चीजें हैं वो तो मैंने यहाँ पर ले ली हैं, उसको मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ हेडिंग में। टू लाइंस जो मैंने डायग्राम में बनाई हैं, दो लाइंस ए बी और पी क्यू बनाई है, इंटरसेक्ट एट ओ, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, आगे लिखा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे सो फॉर्म्ड बनने वाले, आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमें प्रूव करना है, ऑल्दो यहाँ पे देन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये प्रूफ का ही पार्ट है। मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, इफ एंड देन किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, ये जरूरी है इफ एंड देन ना भी लिखा हो, बट आपने थ्योरम के स्टेटमेंट की वर्डिंग से गिवन और टू प्रूव निकालना होता है। ओके, हमें कह रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे उनसे बनने वाले वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, जी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखें, एक एंगल तो ये हो गया आपके पास बी ओ पी या पी ओ बी, इसको नाम दे दें, ये हो गया एक एंगल, ठीक है। ओपोजिट रेस से बनने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। अब इससे क्या मकसद है, देखें ये रे ओ बी है ना, इसकी ओपोजिट रे कौन सी होगी, ये हो गई ओपोजिट रे, ठीक है। इस रे की ओपोजिट रे क्या होगी, ओपी की, ये रे हो गई ओ क्यू। तो ये दोनों ओपोजिट रेज आ गई हैं इन दोनों की, यानी इन दो की ओपोजिट रेज ये दोनों है। तो ओपोजिट रेज से बनने वाला एंगल वर्टिकली ओपोजिट एंगल कहलाता है। तो ये एंगल पी ओ बी और एंगल ए ओ क्यू वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ये एंगल देखेंगे तो इनकी ओपोजिट रेज ये होंगी, तो ये दोनों भी वर्टिकली ओपोजिट एंगल होंगे। ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, आर कॉन्ग्रुएंट, ये बराबर होंगे। तो इसको हम टू प्रूव में लिख लेते हैं, पहले मैं डायग्राम में बना लेता हूँ इसको। एंगल पी ओ बी एंगल ए ओ क्यू बराबर होंगे, ये साबित करना है। तो यहाँ मैंने लिख लिया एंगल पी ओ बी और एंगल ए ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ये हमने प्रूव करना है टू प्रूव की हेडिंग में। इसी तरह से एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ क्यू, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर हमने कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। ओके, इसमें कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, इसलिए यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नहीं नजर आ रही है। सिंपल हमने प्रूफ की हेडिंग डाली, प्रूफ टेबल बनाया, स्टेटमेंट्स और रीजंस हेडिंग डाल दी।
अब सबसे पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं इस तरह से कि देखें आपने प्रूफ किस तरह करना है। आप कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इन दोनों एडजेसेंट एंगल से स्टार्ट कर लें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। आप इन दोनों एडजेसेंट एंगल से स्टार्ट कर लें थ्योरम को प्रूव करने के लिए। इन दोनों से स्टार्ट कर लें, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, कॉमन आर्म ओ ए हो गया इस केस में। आप इन दोनों से स्टार्ट कर लें, अब कॉमन आर्म ओ क्यू हो गया है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आप किसी भी तरह कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल से स्टार्ट करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैंने ये दो एंगल लिए हैं एडजेसेंट। तो एंगल पीओबी प्लस एंगल एओपी बराबर है 180 डिग्री के, ठीक है। इन दोनों एंगल का प्लस बराबर है 180 डिग्री के। क्यों 180 डिग्री के बराबर है, किसी और के बराबर क्यों नहीं है, यहाँ मैंने रीजन दिया है, उसकी वजह है कि क्यों बराबर है। नॉन कॉमन आर्म्स इन दोनों एंगल्स के, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ ए ओ बी, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं इन दोनों एंगल्स के, ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के, आर कोलिनियर, कोलिनियर हैं, बट ये अपोजिट रेज भी हैं आपस में, देख लें ओ दोनों में एंड पॉइंट कॉमन है, कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे हैं। तो इन दोनों के जो पॉइंट ए और बी हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे पता, यहाँ गिवन में आपने दिया है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक लाइन है असल में। तो ये कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। तो इसी वजह से इन दोनों एंगल का प्लस मैंने 180 डिग्री लिखा है। होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब पहले स्टेप में आपने ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों में से कोई भी एक एंगल रखना है और उसके बराबर वाला एंगल एडजेसेंट उसके साथ लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इस एंगल को रखता हूं अपने पास, ठीक है, और इसके बराबर वाला एडजेसेंट एंगल्स लेता हूं तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे, यानी एक एंगल आपने रिपीट करना है। ओके, आप चाहते तो ये एंगल ले लेते, अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो जाते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस तरह मैंने थ्योरम प्रूव किया हुआ है तो मैंने ये दोनों एंगल्स लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एंगल एओपी और एंगल एओक्यू में ले रहा हूँ। तो यहाँ देखें एंगल एओपी एंगल एओक्यू का प्लस ये भी बराबर है 180 डिग्री के। कैसे पता मुझे 180 डिग्री के बराबर है, अब इन दोनों एंगल्स को आप देखेंगे, इन दोनों एंगल में जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ओपी और ओ क्यू हैं, ठीक है। और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स की जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं असल में ये कोलिनियर है, अपोजिट रेज है, ओ इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, अपोजिट रेज है, और स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल ये बन रहे हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही सेम रीजन आपने यहाँ पर लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉमन आर्म के नाम चेंज हो गए। नॉन कॉमन आर्म्स OP OQ of two adjacent angles are collinear, collinear हैं ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं जो कि PQ लाइन है, यहाँ हमने PQ लाइन ली थी, तो सप्लीमेंट पोस्टुलेट है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल 180 डिग्री होंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से थ्योरम में हमने आगे बढ़ना है। इन दो स्टेप्स के बाद अब मैं एक मैथ की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ये आपको चैप्टर 1 में सिखाई गई है आपके, तो उसको हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझा भी देता हूँ, देखें बीच में इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल की लेफ्ट साइड पर ये चीज़ मौजूद है, राइट साइड पे 180 डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ भी इक्वल की लेफ्ट साइड पर ये चीज़ मौजूद है और राइट साइड पे 180 डिग्री लिखा हुआ है। इस पूरे को अगर मैं सपोज करूँ कि ये एक्स है और इक्वल की राइट साइड ये 180 डिग्री लिखा है, ये वाई है। इसी तरह से ये भी तो 180 डिग्री है ना, यहाँ 180 डिग्री को मैंने वाई लिया था, तो यहाँ ये भी वाई हो जाएगा। अब देखें ये जो बात लिखी हुई है ये वही सेम बात नहीं है जो ऊपर लिखी है, ये मुख्तलिफ है, तो इसलिए इसको मैं कुछ और नाम देता हूँ z। यानी मैं तीन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहा हूँ। मान लें कि एक क्लास में तीन स्टूडेंट्स हैं, फरहान, वाइल और काब। अब ये तीन अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। मैंने पहले फरहान और वाइल की उम्रों को कंपेयर किया। मैंने कहा फरहान की जो एज है वो 8 ईयर्स है और वाइल की एज भी 8 ईयर है। इन दोनों की एज को मैंने कंपेयर किया, ठीक है। इसके बाद मैंने वाइल और काब की एज को कंपेयर किया, ठीक है। यानी अगर फरहान को मैंने x कह दिया, वाइल को मैंने y कह दिया, काब को मैंने z कह दिया, यानी x बराबर है y के। फरहान और वाइल की एज को मैंने कंपेयर किया। इसी तरह से काब और वाइल की एज को कंपेयर किया, यानी z बराबर है y के। अब देखें मैंने फरहान और काब की एज को तो कंपेयर नहीं किया ना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने फरहान और काब की एज को कंपेयर नहीं किया तो इन दोनों की उम्र भी बराबर होगी। अगर
एक्स वाई के बराबर है, यानी फरहान और वाइल की उम्र बराबर है, और वाइल और काब की उम्र बराबर है, तो लाजमी फरहान और काब की उम्र भी बराबर होगी, एक्स और जेड भी बराबर होंगे। देन इफ दिस इज ट्रू, एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, देन एक्स जेड के बराबर होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सो यही काम हम यहाँ पर करने लगे कि अगर एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है तो एक्स और जेड भी बराबर होंगे। ठीक है, एक्स पे क्या लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है, एंगल पी ओ बी प्लस एंगल ए ओ पी, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड पर। और ये बराबर होगा, एक्स बराबर होगा जेड के, तो जेड क्या है, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ क्यू, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये दोनों भी बराबर होंगे, और रीजन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखें और राइट साइड पे देखें। इन दोनों में अगर आप देखें तो एंगल ए ओ पी कॉमन है, जो एंगल हमने रिपीट किया था ना, वो देखें कॉमन है दोनों जगह पर। और अगर इक्वल में दोनों साइड पर एक ही चीज मौजूद होती है, तो आपने सीखा है ना कि इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो माइनस में हो जाती है, या माइनस एंगल ए ओ पी हो जाएगा और सेम चीज आपस में कट जाती है। ठीक है, एक तो ये तरीकेकार जो आप सीखते हैं। बट मैथमेटिक्स का जो तरीकेकार है वो ये है कि अगर सेम चीज इक्वल की दोनों तरफ मौजूद होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, आप इस तरह सोच लें, या फिर इसको प्लस का दूसरी तरफ ले जाके माइनस का कर लें, तो सेम चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तब भी इस इक्वालिटी को, इस रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, एंगल ए ओ पी दोनों तरफ कॉमन था, तो एंगल पी ओ बी और एंगल ए ओ क्यू रह जाएगा यहाँ पर, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एंगल पी ओ बी और एंगल ए ओ क्यू बराबर हैं। क्यों? रीजन हमने लिखा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि एंगल ए ओ पी जो मैंने दोनों तरफ काटा है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है मैथ की, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कॉन्ग्रुएंट वाली वीडियो में आपको बताया था कि एंगल्स मेजरमेंट के एतबार से अगर बराबर होते हैं तो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, यानी बराबर हैं तो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे एंगल। तो ऊपर वाले पॉइंट को मैंने नीचे करके कॉन्ग्रुएंट के फॉर्म में चेंज कर दिया है, क्योंकि इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, अगर मेजरमेंट के एतबार से बराबर होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। या इक्वल का निशान था या कॉन्ग्रुएंट का निशान कर दिया मैंने। तो देखे ना, हमने यही तो प्रूफ करना था कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये कॉन्ग्रुएंट भी आ गए। यहाँ देखें, ये हमने प्रूफ कर दिया है। सो ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल पी ओ बी और एंगल ए ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट आ गए। पहले स्टेप में हम ये दोनों एंगल लेके चले, यहाँ पर देखें आपने जिस तरह से प्रूफ करना है, इन दोनों एंगल को लेके चले। फिर बाद में हम इन दोनों एंगल्स को लेके चले, जो रिपीटिंग एंगल था वो कैंसिल आउट हो जाता है, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ये टेक्निक है इस थ्योरम को प्रूव करने की। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहते तो ये दोनों एंगल नेक्स्ट स्टेप में ले लेते। पहले स्टेप में आपने ये दोनों एंगल लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों एंगल लेते, तो ये कॉमन एंगल जो दोनों में रिपीट हो रहा होता वो कट जाता तीसरे स्टेप में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैंसिलेशन करके। फिर एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ क्यू बराबर आ जाते, तो एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ क्यू बराबर आ जाते। बिल्कुल मैंने यहाँ पर इसी तरह लिख दिया, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। बिल्कुल इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द अबव प्रोसेस। ठीक है, तो होप कि आपको ये थ्योरम आसानी से समझ आ गया होगा, कोई इतना मसला नहीं है। आप इन दोनों एंगल से स्टार्ट कर लें पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में आप ये दोनों एंगल ले लें, रिपीटिंग एंगल कट जाएगा, तब भी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले स्टेप में ये दोनों एंगल लिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों एंगल ले लें, रिपीटिंग एंगल कट जाएगा, तब भी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर आ जाएंगे। तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको टेक्निक अच्छी तरह से थ्योरम की समझ आ गई है। तो होप कि आपको ये आसान सा थ्योरम समझ आया होगा, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ये हमें कह रहा है कि जो भी दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो किसी भी ओरिएंटेशन में ये हो सकते हैं। ठीक है, बट हर हाल में ये कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल्स। तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कई थ्योरम्स में आपके इस्तेमाल हुआ है। होप कि अब आपको प्रूफ पता लग गया, आप इसको आसानी से अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।